क्लास के अंदर डिस्कस किया था कि ये C3 से C6 होता है, याद होगा उतना। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर इफ यू स्टार्ट मेंशनिंग लैरिंग्स, पहली चीज आल्सो नोन एज, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जाकर के, वॉइस बॉक्स। इसी लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। कहीं ना कहीं जैसे मैं बोलता हूं या आप बोलते हो, तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर रोल है लैरिंग्स का है। कैसे है अभी आगे जाके डिस्कस करेंगे। पहली चीज लेवल जो बहुत सिंपल है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है C3 to C6, और नीचे इट इज कंटिन्यूड एज ट्रेकिया। कहने का मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो लैरिंग्स का जो कंटिन्यूएशन है, उसका नाम बदल करके जो स्ट्रक्चर बदलती है, फिर हम उसे जानते हैं किस नाम से? ट्रेकिया के नाम से। क्लियर? अब देखिए, ये जो आपका लैरिंग्स है, एक्चुअल के अंदर आप सब जानते हो, अगर अपने गले के नीचे यहाँ अगर हाथ टच करो, मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, देखिए साहब, ये स्किन के जस्ट पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है हल्का हल्का, बिल्कुल गले के ठीक नीचे से, ये और कुछ नहीं है, लैरिंग्स है। अब आप समझ लीजिए, बिल्कुल इसके जस्ट आगे केवल स्किन है और हल्का फुल्का फैट है, बाकी कुछ नहीं है साहब। अब अगर ये जैसे ब्रोंकस होता है, अगर ये उसकी तरह ट्यूब होती, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जैसे ही आप गर्दन का मूवमेंट करते दाएं बाएं, इसमें किंकिंग आ जाती। किंकिंग का मतलब जैसे प्लास्टिक का पाइप बैंड होता है, वैसे बैंड हो जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो सिंपल सी चीज है, एयरवे का क्या हो जाता? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता, और उससे फिर कुछ भी हो सकता है। आप जानते हो, अगर हवा नीचे नहीं गई तो सब जानते हो कुछ भी हो सकता है। अगर इसको एक सिंगल बोन का बनाते तो प्रॉब्लम ये होती कि अगर ये सिंगल पूरा बोन का होता, ऐसे ही ट्रेकिया भी है, तो फिर क्या होता? फिर हमारी नेक में मूवमेंट ही नहीं होती, फिर तो हमारी नेक बिल्कुल फिक्स रहती, हम कुछ नहीं कर पाते, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ध्यान से सुनिएगा, लैरिंग्स किसका बना होता है? कार्टिलेज नहीं, कार्टिलेजेस का। वही वाली बात, अगर एक कार्टिलेज होता तब भी दिक्कत थी। तो सिंपल सी चीज, पहला पॉइंट एग्जाम के हिसाब से याद रखना, लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ कितने कार्टिलेजेस? 9 कार्टिलेजेस। 9 कार्टिलेज से मिलके क्या बनता है? आपका लैरिंग्स बनता है। अब ये जो कार्टिलेज है, ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पेयर्ड और दूसरे होते हैं आपका अनपेयर्ड। पेयर्ड का मतलब जो जोड़े में है, अनपेयर्ड का मतलब जो क्या है? आपका सिंगल है। सो लेट्स मेंशन इट। अगर लिखा जाए कार्टिलेजेस, है ना, पहले लिखते हैं अपन अनपेयर्ड, जो सिंगल है, अभी सबको दिखाऊंगा वैसे ही आपको। देखिए, इसमें आते हैं आपके थायराइड, दूसरा आता है आपका क्रिकॉइड, और तीसरा आता है आपका एपिग्लोटिस। और इस एपिग्लोटिस के बारे में मत भूलिएगा, ये एक तरह का कैसा कार्टिलेज है? फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज है ना, गार्डनिंग करने का काम करता है। अब बात करते हैं पेयर्ड की। पेयर्ड का मतलब जो जोड़े में होते हैं। पहला आता है अरिटनॉइड, दूसरा आता है कॉर्निकुलेट, और तीसरे आते हैं क्यूनिफॉर्म। 9 कार्टिलेजेस। अब ये पेयर्ड वाले दो दो हैं तो 3 दूना 6, और आपका वो एक एक है, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9 कार्टिलेजेस। अब मन में आ रहा होगा, बोला क्या सर 9 ही कार्टिलेजेस का नाम याद रखना जरूरी है? नहीं। किनका याद रखना जरूरी है, कौन इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से सुनिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ रहे होते तो आपको लैरिंग्स अगर आता तो थ्योरी लिखनी थी, सबका जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे के वैसे आपको लिखना पड़ता। लेकिन अभी हम जानते हैं हमारा पढ़ने का और हमारा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है, तो उसी हिसाब से ध्यान दें। पहली चीज, इस इमेज पे ध्यान दें जो आपके सामने है। पॉइंट नंबर 1, अगर कोई एग्जाम में कभी आपसे पूछे, नॉर्मली शरीर के अंदर 206 बोन्स होती है, 206 हड्डियां होती है। हर बोन कहीं ना कहीं किसी न किसी दूसरी बोन से अटैच होती है या जुड़ी रहती है। ऐसा शरीर में 205 बोन्स के साथ होता है। लेकिन शरीर में एक बोन ऐसी भी है जो किसी दूसरी बोन से अटैच नहीं होती। हाँ, अटैचमेंट तो होता है इसका, लेकिन हड्डी से नहीं, किसी और स्ट्रक्चर से। एंड दैट बोन इज नन अदर देन हायोइड बोन। क्या नाम है इसका? हायोइड बोन। हायोइड बोन शरीर में एकमात्र ऐसी हड्डी है जो किसी दूसरी हड्डी से अटैच नहीं होती। अगर आप, अरे कहाँ होती, बोला गले में होती है, कभी इमेजिन करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी फिंगर को लीजिए,
फिंगर को लेने के बाद गले के लास्ट पार्ट पे जाइए और इस 45 डिग्री के एंगल के ऊपर अपनी फिंगर को अंदर पियर्स कीजिए, 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। जहां आपकी उंगली जिस चीज के अड़ रही है, टच हो रही है, समझ लीजिए वही हड्डी कौन सी हड्डी है, हायोइड बोन। और ये आपकी क्या दिखाई दे रही है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द हायोइड बोन। ध्यान से सुनते जाना। इसी हायोइड बोन से हमारी जो जीभ है, जीभ आप जानते हो कि साहब आगे अगर आप बाहर निकालते हो तो उसकी एक लिमिटेशन है, उस लिमिट से ज्यादा हमारी जीभ बाहर नहीं आती है। इसका मतलब आपकी जीभ कहीं ना कहीं पीछे किसी ना किसी स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, और हमारी जीभ जिस स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है वो और कोई नहीं, वो है आपका हायोइड बोन। कहने का मतलब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग इज अटैच टू द हायोइड बोन। हालांकि लैरिंग्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी आपके सामने मैं लिख रहा हूं और यही मैं मेंशन करता हूं, लिसन केयरफुली। हायोइड बोन इज द ओनली बोन in the body which does not articulate का मतलब जुड़ना, with any other bone, जो किसी दूसरी बोन के साथ नहीं जुड़ती। दूसरी खास चीज, posterior part of tongue is attached to हायोइड बोन। हमारी जीभ का पिछला हिस्सा किससे जुड़ा रहता है, हायोइड बोन से जुड़ा रहता है। क्लियर है। अब साहब ये हायोइड बोन की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अब ध्यान से सुनना। देखिए कुछ चीजें थ्योरेटिकल, लेकिन नेचर ने हमें मौका दिया है कि साहब ये हमारे सामने है, मैं आपके सामने बैठा हूं, तो लेट्स सी द प्रैक्टिकल थिंग। अब ध्यान से सुनना। इसी 45 डिग्री के एंगल के नीचे अगर आप टच करो, थ्योरेटिकल तो बताऊंगा इसी, तो आपको पहली चीज तो ये बीचों बीच एक उभार या प्रोमिनेंस फील हो रहा होगा। और अगर इसके साइड में टच करोगे देखोगे, हाँ यार एक बड़ी सी स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट दिस इज द थायराइड कार्टिलेज। हूबहू अगर आप टच करके देखोगे, ये जो मैंने ब्लैक मार्किंग की है, ऐसी की ऐसी आपको अपीयरेंस दिखाई देगी, और वो जो प्रोमिनेंस आपको फील हो रहा था वो ये रहा। अभी नाम लिखूंगा, इसी को कहते हैं एडम्स एप्पल। क्लियर है। और जैसे ही अगर इस एडम्स एप्पल के थोड़ा सा अगर आप नीचे जाओगे, हल्का सा, लिटरली मैं यूं कहता हूं कि थ्योरेटिकल की जगह एक बार आपके पास, सबके पास लैरिंग्स है, टच करके देखने में कोई बुराई नहीं है। एडम्स एप्पल के ठीक थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको क्लियर कट ऐसा लगेगा जैसे बीच में गैप है, और गैप के बाद नीचे, ये देखो ये रहा गैप, गैप के बाद नीचे आपको एक और कार्टिलेज मिलेगा, और वो कार्टिलेज कौन सा है, क्रिकॉइड कार्टिलेज। पहला मिला, अरे आपके जो दिखता है कम से कम उसका नाम तो यहीं पर थायराइड ग्लैंड्स भी होती है, पैराथायराइड भी होती है। रीजन है उनका रिलेशन इसी के आसपास है, इसी वजह से उनका नाम दिया गया। तो सिंपल सी चीज, पहला कार्टिलेज जो मिला वो मिला थायराइड, थायराइड के नीचे कौन सा मिला, क्रिकॉइड, और थायराइड के ऊपर क्या है आपका, क्या है थायराइड के ऊपर, हायोइड बोन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, वी हैव HTC। पहले किसी जमाने में मोबाइल बहुत फेमस हुआ करता था HTC का, हायोइड थायराइड क्रिकॉइड। बट डोंट फॉरगेट हायोइड बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ लैरिंग्स। और क्रिकॉइड के बाद नीचे क्या मिला आपका, ट्रेकिया की रिंग शुरू हो गई। ठीक है, लगभग 12 से लेकर के 16 रिंग्स होती है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेकिया के अंदर। सो नीचे ट्रेकिया की रिंग्स हो गई। अब आप देखिए स्थिति कैसी है कि जो क्रिकॉइड कार्टिलेज है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये पूरा गोल होता है इस तरह से, ये देखिएगा पूरा गोल होता है। थायराइड कुछ इस तरह से होता है। कहने का मतलब सामने तो आपको दिख रहा है लेकिन पीछे खाली है, पीछे इनकम्प्लीट होता है। क्लियर। तो ये सिचुएशन ढंग से सीखना। इसी क्रिकॉइड के ऊपर ये थायराइड बैठा हुआ है। तो जब आप सामने से देख रहे हो, अरे जब आप सामने टच कर रहे हो तो आपको थायराइड भी टच हो रहा है और आपको क्रिकॉइड भी टच हो रहा है। ध्यान से सुनते जाना। थायराइड भी टच हो रहा है और थायराइड के नीचे क्रिकॉइड भी टच हो रहा है। क्लियर है, दोनों टच हो रहे हैं। और क्रिकॉइड के नीचे जैसे आप जाओगे क्या मिली, ट्रेकिया के रिंग्स, और थायराइड के ऊपर क्या मिला, हायोइड बोन। क्लियर है, ढंग से सुनते जाना। सामने की जब समझोगे तो पीछे की अपने आप समझ में आ जाएगी। ये देखो पीछे से अगर कोई देखेगा तो कुछ इस तरह से, कहने का मतलब पीछे राउंड तो पूरा है इधर तो क्रिकॉइड तो, पर थायराइड में पीछे राउंड नहीं है। होप तो समझ में आ रहा होगा। हाथ को ऐसे करे, इसको पूरा गोल करे और इसके ऊपर रख करके खुद देखे, आप अपने आप समझ जाओगे सामने दोनों हैं लेकिन पीछे केवल आपको क्रिकॉइड दिखेगा, थायराइड नहीं नजर आएगा। अब यार ये अलग अलग कार्टिलेजेस है। एयरवे, आप जानते हो टायर में थोड़ा सा भी पंचर हो जाए तो साला हवा कम हो जाती है। अब अगर इनके बीच में अच्छा खासा गैप होता तो हवा तो हमारे लंग्स के अंदर पहुंच ही नहीं पाती, कहीं ना कहीं इधर उधर ही एक्सकेप हो जाती और गड़बड़ हो जाती। दूसरी चीज,
अगर इनको जोड़ा नहीं जाता तो एक आगे भागता, एक पीछे भागता, एक ऊपर भागता, एक नीचे भागता। अरे आपने कहा बोला जीभ हाइयोइड बोन से जुड़ी है, अगर आप जीभ को जोर से खींचते तो साथ साथ हाइयोइड बोन निकल के आ जाती। इसका मतलब स्ट्रक्चर आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहती है। अब अगर मैं इसी फोटो से आपको पढ़ा था कि ये लिगामेंट लिगामेंट जोड़ने का काम कौन करते हैं? लिगामेंट करते हैं, तो साहब हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट होता। बट डोंट वरी, मैं आपको बना करके सिखा रहा हूं, ढंग से देखना और ढंग से समझने की कोशिश करना। क्लियर है? हम खुद बना करके देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले ये आपका थायराइड लिगामेंट, सॉरी थायराइड कार्टिलेज, प्रोमिनेंस होता है एडम्स एप्पल। यहां बोन है आपकी, and that bone is nothing but it is the हाइड बोन। और इसी हाइड बोन से क्या जुड़ा रहता है? अभी अभी आपको बताया था, टंग का पोस्टीरियर पार्ट। क्लियर है? इसी के नीचे आपको मिलने वाला है क्रिकॉइड कार्टिलेज, और फिर नीचे मिलने वाली है आपको ट्रेकिया की रिंग्स। दीज आर द ट्रेकियल रिंग्स। ठीक है, सबके पहले नाम मेंशन करते हैं। दिस इज नथिंग बट दिस इज द व्हाट? हाइड बोन। दिस इज थायराइड कार्टिलेज, और इसी थायराइड कार्टिलेज के अंदर इट इज नथिंग बट दिस इज द एडम्स एप्पल, या इसे एक और चीज नाम से जानते हैं, बहुत सीधा सा नाम है, थायराइड प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस का मतलब जो उभार होता है। दिस इज नथिंग बट दिस इज द cricoid cartilage and these are tracheal rings। क्या होती है साहब? ये ट्रेकियल रिंग्स होती है। क्लियर है? अब साहब ये स्ट्रक्चर जो है आपस में जुड़ी रहती है, और जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट करता है। कौन करता है? लिगामेंट करता है। सो लेट्स मेक इट, इनको पहले जोड़ देते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। ठीक है ना साहब? एक जोड़ आप जानते हो यहां चाहिए आपको, लिटरली यू नीड इट ओवर हियर। किसको किससे? अपना दिमाग लगाओ। बोला सर थायराइड को किससे जोड़ा गया? हाइड बोन से। क्लियर? दूसरा जोड़ किसको चाहिए? बोला क्रिकॉइड को किससे जोड़ा गया? क्रिकॉइड को किससे जोड़ा गया? थायराइड से जोड़ा गया। ये सेकंड ज्वाइंट चाहिए साहब आपको। तीसरा देखिए, तीसरा क्या चाहिए? क्रिकॉइड को किससे जोड़ना है? बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है, ट्रेकियल रिंग से। जो पहली वाली होगी उसी से जुड़ेगा, बाद वाले में तो कोई मतलब ही नहीं है। और इधर आपके ट्रेकिया के रिंग्स के बीच में भी ज्वाइंट्स होंगे इस तरह से, ये भी आपस में जुड़ी हुई है, ये भी आपस में जुड़ी हुई है। ये मैंने इनको जोड़ दिया, जो 12 से 16 के आसपास है। कहीं कहीं आपको 18 भी मिलेगी, लेकिन लगभग 16 के आसपास ट्रेकियल रिंग्स होती है। अब देखिए, जो जोड़ा उसका नाम आम बच्चे रटते हैं, लेकिन आप रटना मत आज के बाद, है ना? थायराइड को हाइड से जोड़ा। पहला सिंपल नाम तो इसका जो निकाला गया है वो बहुत इजी है। पहला सिंपल नाम इसको दिया गया है थायराइड मेम्ब्रेन, या फिर अगर हम प्रॉपर नाम निकालें इसका तो सिंपल सी चीज है, थायराइड को किससे? थायरोहाइड लिगामेंट। रटने की जरूरत ही नहीं है सब। थायराइड को हाइड जोड़ा, थायरोहाइड लिगामेंट। क्रिकॉइड को थायराइड से जोड़ा तो रटना मत कभी भी, क्रिकोथायराइड लिगामेंट। नीचे वाला तो अपने आप दिमाग काम कर रहा होगा। बोला क्रिको ट्रेकियल लिगामेंट, और ये जो हैं दीज आर नथिंग बट इंटरट्रेकियल लिगामेंट। कहने का मतलब ट्रेकिया के बीच में जो लिगामेंट्स हैं ये स्थिति है। तो कहने का मतलब सामने से हमें अभी तक 9 में से केवल कितने कार्टिलेज मिले? 2 मिले। एक मिला थायराइड और दूसरा मिला क्रिकॉइड। क्लियर? टीसी, थायराइड एंड क्रिकॉइड। रटना मत, देखो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। थायराइड का तो नाम याद रखते ही हो, बेचारे क्रिकॉइड का भी रख लेना, क्योंकि ट्रेकिया में तो आप जानते हो रिंग्स होती है। तो एक चीज के चक्कर में बोला कुछ नहीं है साहब, हाइड, थायराइड और उसके बाद क्रिकॉइड। सिंपल सा याद रखना, कभी भूलना मत। ये स्थिति सामने की होती है। अब पीछे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने सामने से देखा तो ये था, पीछे का देखने के लिए मैं क्या करता हूं? थायराइड को हटा देता हूं। अब सुनना ध्यान से, होता क्या है? इसी क्रिकॉइड के ऊपर
इसी क्रिकॉइड के ऊपर, कौन से हिस्से के, पिछले हिस्से के ऊपर, क्योंकि ये सबसे जरूरी, इन दो लिगामेंट का सॉरी दो कार्टिलेज का नाम याद रखना, बाकी का रखो या ना रखो। दोनों साइड मैं अपने जरिए अंगुली दिखाता हूं, एक इधर और एक इधर, इस तरह से दो कार्टिलेज खड़े रहते हैं, और ये जो दो कार्टिलेज खड़े हैं इनका नाम है अरेटनॉइड। क्या नाम है इनका? अरेटनॉइड। अभी मेंशन करूंगा मैं, क्या नाम है? अरेटनॉइड। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इन्हीं अरेटनॉइड कार्टिलेज से, दो अरेटनॉइड है, इन्हीं दोनों अरेटनॉइड कार्टिलेज से क्या जुड़ा रहते हैं? आपके वोकल कोड। क्योंकि वोकल कोड आगे तो कहां जुड़ेंगे, रटना मत। अब देखिए मैं क्रिकॉइड को हटा देता हूं, इधर देखना, वोकल कोड दो होते हैं, अभी दिखाऊंगा, देखो आपको, देखिए इस तरह से ये वोकल कोड होते हैं, देखिए दीज आर द वोकल कोड, ये रे वोकल कोड। देखिए ये वोकल कोड आगे तो, ये कौन सा कार्टिलेज है? ये आपका थायराइड कार्टिलेज है इधर, तो आगे तो थायराइड के पीछे वाले हिस्से से जुड़े हुए हैं, और पीछे किससे जाके जुड़ते हैं? ये देखिए नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, अरेटनॉइड कार्टिलेज। एक अरेटनॉइड इधर है, एक अरेटनॉइड इधर है। क्लियर है? तो सिंपल सिचुएशन, ये ऐसे मान लो, अगर साइड व्यू देखो तो ये साइड व्यू हो गया, और इनके बीच में ये ऐसे पेन से एक इधर आके जुड़ गया और दूसरा इधर आके जुड़ गया। क्लियर है? तो वोकल कोड दो होते हैं, ढंग से सुनना, एक वोकल कोड एक अरेटनॉइड से जुड़ेगा, दूसरा वोकल कोड दूसरे अरेटनॉइड से जुड़ेगा, और दोनों आगे जाके किससे जुड़ेंगे? थायराइड के पिछले हिस्से से। किससे जुड़ेंगे? थायराइड के पिछले हिस्से से। और इन्हीं अरेटनॉइड के, दोनों अरेटनॉइड के ऊपर कॉर्निकुलेट, और कॉर्निकुलेट के आगे क्या होते हैं? क्यूनिफॉर्म। दो दो, अगर उनका नाम याद नहीं रखो तो कोई टेंशन नहीं है, पर कम से कम, मैंने क्या कहा, कम से कम थायराइड, क्रिकॉइड, और किसका नाम याद रखना मत भूलना? अरेटनॉइड। किसका नहीं भूलोगे? अरेटनॉइड। अरेटनॉइड कार्टिलेज का नाम आपको जरूर जरूर से जरूर याद रखना है, इसको गलती से भी भूलने की कोशिश नहीं करना है। क्लियर है? और मुझे उम्मीद है भूलोगे भी नहीं, है ना साहब, भूलोगे भी नहीं, और आपको डेफिनेटली याद भी रहेगा। क्लियर है? तो पीछे, ऑन पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, टू अरेटनॉइड कार्टिलेज आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड। दोनों साइड पर क्या है? एक एक अरेटनॉइड कार्टिलेज है। मैं लिखता भी जाता हूं, देखिए साहब, लेट मी मेंशन इट। देखिए थायराइड कार्टिलेज, है ना साहब, क्या खास चीज मिली? हैज थायराइड प्रोमिनेंस, और इसे हमने क्या कहा? एडम्स एप्पल। क्लियर? एडम्स एप्पल, मेल के अंदर थोड़ा ज्यादा प्रोमिनेंट होता है ये। दूसरी खास चीज, थायराइड इज नॉट प्रेजेंट ऑन पोस्टीरियर वॉल। पीछे की तरफ ये नहीं है। अगर मैं बनाऊं कुछ इस तरह से, आप यूं समझ लीजिए, कुछ ऐसा है, कहने का मतलब आगे की तरफ तो है पर पीछे की तरफ नहीं है। क्लियर है? जस्ट बिलो, बिल्कुल ठीक नीचे, किसके? थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज के ठीक नीचे क्या पाया जाता है? क्रिकॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट। क्लियर है? इट इज सर्कुलर, कहने का मतलब कैसा है? एक तरह से इसका इस तरह से कुछ ऐसा गोल सा है, आगे भी है और पीछे भी, हालांकि पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा कम ब्रॉड, कम चौड़ा होता है। क्लियर है? आगे भी है और पीछे भी है। दूसरी खास चीज, ऑन पोस्टीरियर अपर पार्ट ऑफ क्रिकॉइड, क्रिकॉइड के पीछे वाले उपले हिस्से पे अरेटनॉइड कार्टिलेजेस सिट्स, एक तरह से बैठे हुए हैं, और कैसे? वन ऑन ईच साइड, दोनों साइड एक एक, कहने का मतलब अगर ये पीछे वाला हिस्सा है तो एक इधर बैठा हुआ है और एक इधर बैठा हुआ है ना? दो अरेटनॉइड कार्टिलेज बैठे हुए होते हैं। क्लियर है? ढंग से सुनना। अब यहां पर हम बात करते हैं हमारी खास चीज की, जिसके लिए हम बात करने जा रहे थे, और वो खास चीज, इट इज नन अदर देन वोकल कोड। टू फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के बने हुए दो फोल्ड है। अगर अटैचमेंट की बात करें, ये कैसे जुड़े होते हैं? एंटीरियर, आगे कहां जुड़ते हैं? एंटीरियर का मतलब आप जानते हो ना, आगे कहां जुड़ते हैं? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ
थायराइड कार्टिलेज। कहने का मतलब थायराइड कार्टिलेज के पिछले हिस्से पे जाके जुड़े हैं। पोस्टीरियर पीछे कहां जुड़े हैं? 1 to each, हर एक, ईच किससे? अरेटनॉइड कार्टिलेज। अब देखिए व्यू में अगर 3D व्यू होता तो आपको अरेटनॉइड ऐसे दिखाई देते हैं, दोनों साइड एक खड़े हैं और वोकल कॉर्ड एक तरह से एक इधर से अटैच है और एक ऐसे अटैच है, ऐसे यूं दिखता, क्लियर कट यूं दिखता आपको, है ना। ये थायराइड मान लो और ये पीछे अरेटनॉइड मान लो, इस तरह से ध्यान से देखना, ये आगे थायराइड से इस तरह से जुड़े हुए हैं और पीछे दोनों अरेटनॉइड से इस तरह जुड़े हुए हैं। अब जो वोकल कॉर्ड है, इन वोकल कॉर्ड के अंदर क्या होता है ध्यान से देखना, ऐसे मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, देखो ये मूवमेंट होता है। अगर वोकल कॉर्ड दूर जा रहे हैं तो इसे ओपनिंग कहते हैं और अगर पास आ रहे हैं तो इसे क्लोजिंग कहते हैं। सीधी सादी भाषा में दोनों वोकल कॉर्ड अगर ऐसे दूर जा रहे हैं तो इसे ओपनिंग कहते हैं, पास आ रहे हैं तो इसे क्लोजिंग कहते हैं। ओपनिंग को हम अबडक्शन भी कहते हैं, ABD अबडक्शन, एक दूसरे से दूर जाना। ओपनिंग को हम अबडक्शन भी कहते हैं और क्लोजिंग को हम अडक्शन भी कहते हैं। ओपनिंग को हम अबडक्शन भी कहते हैं और क्लोजिंग को हम अडक्शन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। देखिए इधर देखिएगा, यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, ये देखिए आप खुद देखिए, ओपन है वोकल कॉर्ड, एक दूसरे से दूर है। कहां जुड़े हैं आप खुद देखिए, अगर ये थायराइड है इधर, यहां पर ये तो एपिग्लोटिस है, खैर यहां पर ये थायराइड है तो थायराइड से आपका ये जुड़े हुए हैं दोनों पीछे, और ये किससे जुड़े हुए हैं? अरेटनॉइड से। अरे मैं सिंपल सी भाषा में बना दूं, अगर ये थायराइड है और ये अरेटनॉइड है, दोनों साइड एक एक, तो जैसे ये एक वोकल कॉर्ड ऐसे जाके और एक वोकल कॉर्ड ऐसे, अभी ओपन है। और अगर हम सिंपल हमारी भाषा में बनाएं, अभी ये क्या है? ओपन है। और अगर हम ऐसे बना दें, जब क्लोज होते हैं तब क्या होते हैं? एक दूसरे के कहां आ जाते हैं? बिल्कुल पास आ जाते हैं। अब आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझाता हूं मैं। ये क्या है? क्लोज है। लिसन, क्लियर है? अब साहब खास चीज क्या है? लैरिंग्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन respiration as well as phonation। फोनेशन का मतलब मैं समझाता हूं आपको, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कहने का मतलब हमारे लैरिंग्स का जो रोल है वो रोल रेस्पिरेशन में तो है ही सही, एयर का अंदर जाना और बाहर आना, लेकिन इसके साथ साथ इसका रोल किसमें है? फोनेशन में, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अब मैं इस फोनेशन को आपको समझाता हूं। आप जानते हो साउंड जब पैदा होता है जब किसी तरह क्या होती है, कोई एक्टिविटी होती है। क्लैपिंग कर रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। टैपिंग कर रहा हूं, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। किसी भी ड्रम को बजाओ, किसी को भी दो। पेड़ के नीचे बैठे हो, अचानक से जोर से हवा आई, पत्तियां हिली और पत्तियां हिलने से बिल्कुल आपको आवाज आने लगी। ऐसे ही, क्योंकि यार ये ऐसा पार्ट है जो आप और मेरे साथ हो रहा है। ऐसे ही जब मैं बोल रहा हूं, प्लीज याद रखना, दो वर्ड है, साउंड और लैंग्वेज, दोनों में दिन रात का अंतर है। मैं दोनों समझाने की कोशिश करता हूं। साउंड का मतलब होता है केवल आवाज आना। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद केवल आवाज आती है और उस आवाज को हम कहते हैं कि साहब बच्चा रो रहा है। पर क्या बच्चा ये बोल सकता है कि साहब मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है? बोलने को लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज का मतलब जो चीज एक दूसरे को समझ में आ सके उसे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज या भाषा। तो भाषा जन्म से नहीं आती है, भाषा आदमी क्या करता है? बाद में सीखता है। जन्म से जो मिलता है उससे प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कैसे? और आप देखोगे बच्चा कैसे रोता है, कहने का मतलब कंटिन्यूअस नहीं रो रहा, वो बीच में गैप आ रहा है। कैसे? ध्यान से सुनना। इन्हीं वोकल है होते तो ऐसे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूं, ढंग सुनना। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, इतना अल्टीमेट सिस्टम है इनका, आप सोचिए किस तरह से ब्रेन मैनेज करता होगा। जैसे ही आप इंस्पिरेशन करने लगोगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं, वोकल कॉर्ड ओपन हो जाते हैं, एयर कहां जाती है? अंदर। और आप खुद कोशिश करो कि जब आप सांस अंदर ले रहे हो, क्या उस समय आप कुछ बोल सकते हो? क्या उस समय आप कोई बातचीत कर सकते हो? आप कहोगे बोला सर पॉसिबल ही नहीं है। हमारी आवाज कब आती है? प्लीज याद रखना, जब हम बोलना चाहते हैं। लेकिन वो भी कब आती है? जब एक्सपायरेशन के समय। होता क्या है, जैसे ही आप बोलने के लिए आगे बढ़ते हो, कुछ आपको बोलना है, ब्रेन क्या करता है? तुरंत वोकल कॉर्ड को क्लोज करता है। वोकल कॉर्ड को क्लोज करने के बाद अब जैसे ही मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब जो हवा है वो कहां निकल रही है? बाहर। अब जब हवा बाहर निकलती है तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के जो आपके दो फोल्ड है,
इनसे हवा क्या करती है, टकराती है, और जब इनसे हवा टकराती है तो इनके अंदर क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। क्या होता है, वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन होगा तो आवाज पैदा होती है। अगर डाउट है तो एक बार अपने गले के यहाँ हाथ रख के कुछ ऐसे ही बोल के देख लीजिए, लिटरली इस समय क्या हो रहा होगा, दोनों वोकल कॉर्ड में क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। और इसी वाइब्रेशन की वजह से क्या पैदा होता है, साउंड पैदा होता है। तो जब आप रेस्पिरेशन, स्पेशली जब आप इंस्पिरेशन करते हो तो वोकल कॉर्ड क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। और जो मसल इसको मूवमेंट को कराएगी उसे कहेंगे रेस्पिरेटरी मसल। और जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, जब हम बोलने लगते हैं तो फिर क्या होता है, वोकल कॉर्ड क्लोज हो जाते हैं और इसे हम क्या कहेंगे, फोनेशन। कहने का मतलब प्रोडक्शन ऑफ साउंड। अरे लैंग्वेज, बोलना, बोलना बोले तो भाषा, भाषा तो हमने क्या किया, बाद में सीखा। नर्वस सिस्टम के लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर फ्रंटल लोब में ब्रोकास एरिया होता है, और उस ब्रोकास एरिया का नाम क्या होता है, मोटार स्पीच एरिया। रोना बच्चे को बचपन से आता था, पैदा हुआ जब से आता था, वो उसी समय से रो रहा है, साहब आवाज निकाल रहा है। लेकिन जब वो सुनता है, वर्निक्स एरिया, दोबारा फिर याद दिला रहा हूं आपको, न्यूरो पढ़ी लिया होगा आप लोगों ने। सुनने का एरिया जिसे वर्निक्स एरिया कहते हैं, जब वो सुनता है और जब चीजों को समझता है कि यार बार बार ये जो सामने मुझे दूध पिलाती है, मेरा ध्यान रखती है, ये मुझे बार बार बोल रही है कि मैं मम्मी हूं, जो जिस भाषा में बोले, माँ बोले, दाद, जो भी, हर एरिया में अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे मम्मी बोलते थे तो हमारी माँ में बोलती थी, बोला बोलो बेटा मम्मी 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 मम्मी। अब दिमाग में एक चीज आ गई, बोला हाँ ये मम्मी है। अब मम्मी बोलने के लिए पहली बार ट्राई किया, दिमाग जानता ही नहीं कि बोलना कैसे, क्योंकि लैंग्वेज में आप जानते हो होठों का, टंग का सिंक्रोनाइज मूवमेंट होता है। एक तरीके से आपकी जीभ, आप जीभ को नीचे अटैच कर लो तब भी सारी चीज नहीं बोल सकते आप। सिंक्रोनाइज एक तरीके से, एक सिस्टम से क्या होता है, हमारी जीभ का क्या होता है, मूवमेंट होता है। फिर धीरे धीरे हम गलतियां करते हैं और हमारा ब्रेन सीखता है, बोला यार टंग का मूवमेंट ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। इसीलिए तो हम जो बोलते हैं ना उसको मदर टंग कहते हैं। मदर टंग का मतलब क्या होता है, माँ के हिसाब से इंसान जीभ चलाना सीखता है। आज एक फॉरेनर अगर यहाँ आता है ना, अगर वो हिंदी बोलता है तो सब हम हंसते हैं, अरे यार देखो कैसे हिंदी बोल रहा है। वो हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी जो जीभ है, उसकी जो जबान है, वो तो उसी हिसाब से चलेगी जैसे उसके माँ ने सिखाया है। हम अंग्रेजी बोलते हैं तो ऐसे अंग्रेज हंसते हैं, सेम चीज है। तो बोलना, कहते हैं ना साहब, लैंग्वेज और साउंड प्रोडक्शन में डिफरेंस है। तो जो आवाज पैदा हो रही है, वो आवाज किसकी वजह से पैदा हो रही है, आपके वोकल कॉर्ड के वाइब्रेशन की वजह से। मैं मेंशन कर भी देता हूं कि ड्यूरिंग, स्पेशली क्या, इंस्पायरेशन, और जब आप जोर से सांस लेते हो ना, स्पेशली मुंह से, उस समय एक्सपायरेशन के समय भी वोकल कॉर्ड क्या रहता है, ओपन रहता है। क्योंकि उस समय आप देखना, आप बोल ही नहीं पाओगे कभी। जैसे आप दौड़ रहे हो, भाग रहे हो, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, बीच बोलोगे तो भी हाँ ये ऐसे। एक रीजन है, वोकल कॉर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है, ओपन होता है। लेकिन मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन वोकल कॉर्ड आर ओपन और अबडक्टेड। ऐसे बना देते हैं, ये देखिए, वहां फोटो है लेकिन मैं अपने हाथ से बना रहा हूं, है ना साहब। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन vocal cord are closed and air which is moving out, वो हवा जो बाहर निकल रही है, वाइब्रेट्स देम, जो हवा बाहर निकल रही है वो क्या कर रही है, वाइब्रेट्स कर रही है। इसका मतलब वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड। कहने का मतलब हमारे वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन ही, हमारे वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन ही रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, किस चीज के लिए, साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए। हमारी जो आवाज पैदा हो रही है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, हमारे वोकल कॉर्ड का वाइब्रेशन। अगर वोकल कॉर्ड एक दूसरे के पास ना आए तो इनका पैरालिसिस तो होता है, जो मसल से तो मूवमेंट कराएगी इनको। तो आप कहोगे फिर आदमी को साउंड प्रोड्यूस करने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और ढंग से समझिएगा। आपके गले के अंदर, नेक रीजन में, है ना सर, इज द नेक रीजन। ये हमारा फॉर एग्जांपल थायराइड कार्टिलेज बना दिया हमने,
ना साहब, ये क्रिकॉइड बना दिया, ये ट्रेकियल रिंग्स बना दिया। लिसन, और हम जानते हैं यहीं पर क्या होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड्स होती है। थायराइड क्या होती है, ग्लैंड्स होती है। इट्स नथिंग बट दिस इज थायराइड ग्लैंड। वो तो समझ में आ रहा होगा। लिसन, ये ऊपर से नीचे आ रही है वेगस नर्व, और स्पेशली मैंने लेफ्ट साइड बनाई है, तो ये क्या है, लेफ्ट वेगस। ढंग से सुनना, इसी लेफ्ट वेगस में, यहां नहीं, नीचे आने के बाद एक ब्रांच निकलती है, और ये ब्रांच थायराइड ग्लैंड्स को पार करके कहां जा रही है, लैरिंग्स के अंदर, एंड दिस ब्रांच नेम इज, जिंदगी भर हमेशा याद रखना, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और यही किसको सप्लाई करती है, लैरिंग्स की मसल को, जो स्पेशली किस में काम आती है, फोनेशन में, कहने का मतलब जो साउंड प्रोड्यूस करने में। क्योंकि इसका मूवमेंट आप जानते हो वॉलेंट्री नहीं है, कैसा है, इनवॉलेंट्री। कहने का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमेशा याद रखना, वेगस हालांकि दो होती है, एक राइट और एक लेफ्ट। लेफ्ट वेगस से लैरिंग्स की लेवल पर ही ब्रांच नहीं निकली, थोड़ा नीचे आकर के, मैंने फोटो मेंशन भी किया, नीचे आकर के एक ब्रांच निकली। अरे लैरेंजियल नर्व बहुत सारी होती है, लेकिन नाम क्या रखना, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व निकली, और ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कहां से पास होकर के, थायराइड ग्लैंड से पास होकर के किसके अंदर गई, लैरिंग्स की मसल को, जो किसमें काम करती है, फोनेशन में, साउंड प्रोड्यूस करने में। लेट मी मेंशन इट, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। अभी समझ में आएगा ये क्यों लिख रहा हूं मैं, which is a branch of left vagus, enters larynx by passing through thyroid gland। किसको पास करके एंटर कर रही है साहब, ये थायराइड ग्लैंड्स को पास करके एंटर कर रही है, और किसके अंदर एंटर कर रही है, लैरिंग्स के अंदर। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, इसके पहले कुछ लिखता हूं साहब, इट सप्लाइज फोनेटरी मसल्स ऑफ लैरिंग्स। और अब उम्मीद करता हूं कि फोनेटरी मैंने शब्द लिखा है, इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा। फोनेटरी का मतलब ऐसी मसल्स जो मूवमेंट कराए, कौन सा, वोकल कॉर्ड को पास लाए, जिससे क्या पैदा हो, वाइब्रेशन हो, और क्या पैदा हो, आवाज पैदा हो, साउंड पैदा हो। क्लियर है। अब इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, थायराइड ग्लैंड आप जानते हो एक इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसी ग्लैंड से T3 T4 और उसके साथ साथ कैल्सिटोनिन नामक हार्मोन का सेक्रेशन होता है। T3 T4 या हम कहें थायरॉक्सिन, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, आपके ब्रेन के एक्टिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। एंडोक्राइन में ये सब आप जब आप पढ़ोगे एंडोक्राइन की क्लास, तो ऑटोमेटिकली, या पढ़ ली होगी आपने, तो आपको पता होगा कि थायराइड कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है। किसी इंसान को थायराइड में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो जाए, चाहे वो ग्वाइटर हो या किसी को ट्यूमर हो जाए या कुछ हो जाए, अब ऐसे केस में जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, मैनेजमेंट दो तरह से होता है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी इंसान का इलाज दवाइयों से किया जाए। कहने का मतलब आप उसे क्या दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो, आप उसे दवाइयां दे रहे हो, और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि साहब दवाइयों से उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, उसमें सुधार आ जाएगा। लेकिन आप भली बात ही जानते हो, कभी कभी मेडिकल मैनेजमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता। कुछ केसेस में मेडिकल मैनेजमेंट के बाद नेक्स्ट जो स्टेप ली जाती है वो है सर्जिकल मैनेजमेंट। अब साहब उसको थायराइड में प्रॉब्लम आ गई, साहब कोई ना कोई थायराइड में प्रॉब्लम आ गई, तो थायराइड ग्लैंड्स की क्या करनी पड़ेगी, सर्जरी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी साहब। अब साहब कभी कभी क्या होता है, देखिए एक्सपर्ट सर्जन इज एक्सपर्ट सर्जन, लेकिन मैंने क्या कहा है, वी आर द ह्यूमंस, है ना, वी मेड मिस्टेक्स एंड लॉट ऑफ मिस्टेक्स, एंड फ्रॉम द मिस्टेक्स वी लर्न अ लॉट। इंसान इसलिए होता है कि साहब वो गलतियां करे, क्योंकि जो गलती ना करे वो इंसान ही नहीं है साहब, वो तो फिर परमात्मा बन जाएगा। और गलतियां करने से मतलब नहीं होता, गलतियां करके उन गलतियों को सुधारना, एक्चुअल इंसान वो है जो गलतियां करता जाए, आप उसे इंसान नहीं कहोगे, क्योंकि ऐसे तो फिर जानवर भी करते हैं साहब। तो जब थायराइड ग्लैंड की सर्जरी की जाती है,
तो उस समय जब यहाँ कट लगाया जाता है तो कभी कभी क्या, ये बहुत बार हो चुका था शुरुआत में, बाद में जाके पता लगा प्रॉपर तरीके से, इस ग्लैंड की सर्जरी के दौरान बहुत छोटी सी ब्रांच होती है, ये रिकरेंट लैरेंजियल नर्व क्या हो जाती है, कट हो जाती है। अब रिकरेंट लैरेंजियल नर्व कट हो गई, ध्यान रहा या नहीं रहा, प्रोसीजर क्या हो गया, कंप्लीट। वैसे ही आप जानते हो एनेस्थीसिया में पेशेंट के यहाँ पर पूरा ड्रेसिंग वगैरह रहेगी, उसको बोला जाएगा चुपचाप से रिलैक्स है। अब आप समझ लीजिए उसकी रिकरेंट लैरेंजियल नर्व अगर कट हो गई, इसका मतलब अब उसके वोकल कॉर्ड के अंदर आपका प्रॉपर मूवमेंट होगा ही नहीं, वो पास ही नहीं आएंगे। इसका मतलब अब जब वो थोड़ा ठीक हो लगेगा उसको और वो बोलने की कोशिश करेगा, कहने का मतलब उसका दिमाग खराब, आपका दिमाग खराब, बोला इसकी आवाज के क्या हो गया, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ऐसे लग रहा है जैसे कोई घोड़ा, अजीब सी आवाज, प्रॉपर तरीके से वो प्रयास कर रहा है, हल्की फुल्की ढंग से आपको समझ में आएगी, प्रॉपर तरीके से खरखराट भरी आवाज आएगी, ढंग से साफ प्रॉपर तरीके से आवाज आएगी ही नहीं। तो एक तरह से थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, लेकिन समस्या स्पीच में आ रही है। किसकी वजह से, कटने की वजह से, जिंदगी भर याद रखना, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व। और प्रॉब्लम क्या आएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, और कुछ लोगों में तो आवाज भी चली जाती है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, लेट मी मेंशन इट, लिसन, कि समटाइम्स, कभी कभी, ड्यूरिंग थायराइड ग्लैंड सर्जरी, कभी कभी किस दौरान, थायराइड ग्लैंड सर्जरी के दौरान, दिस recurrent laryngeal nerve is damaged, which result in complication of speech, जिससे किससे कॉम्प्लिकेशन आते हैं, स्पीच में, लैंग्वेज में, और खास चीज में लिख रहा हूं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस एक तरह से ये कॉम्प्लिकेशन है जो थायराइड ग्लैंड सर्जरी के दौरान किसी भी इंडिविजुअल को हो सकता है। इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। तो अगर कभी कोई पूछे, ध्यान से भूलना मत कि एक तरह से रिकरेंट लैरेंजियल नर्व ही वो नर्व है जो सप्लाई करती है फोनेशन की मसल्स को। क्लियर है यहां तक? अब इसके बाद सब जानते वाला कि आपने सबने नाम सुना होगा, एपी बोले तो ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर, एक तरह से पूरा लैरिंग्स, ये ग्लॉटिस ही है, तो ग्लॉटिस के ऊपर एपीग्लॉटिस एक तरह से क्या है साहब, ये भूलना मत कभी एग्जाम में आ जाए तो, फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स। ये हमारे लैरिंग्स की जो ओपनिंग है, हमारे लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसको क्या करता है, गार्ड करता है, उसकी सुरक्षा करता है। अब गार्ड करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, आप जानते हो ऊपर कॉमन पाइप है, नीचे दो है, आगे एयर वाला है लैरिंग्स और पीछे है एपिग्लॉटिस, सॉरी आपका ईसोफेगस, है ना। हालांकि उसके पीछे लैरिंजोफैरिंक्स है, पर हम मान के चलते हैं पीछे एक तरह से फूड पाइप है और आगे एयर पाइप है, ऊपर वाला पार्ट कॉमन है। तो जब आप पानी पी रहे हो और खाना खा रहे हो, अगर लैरिंग्स की ओपनिंग खुली रहती तो सारी चीज, कुछ चीजें आगे जाती, कुछ चीजें पीछे जाती, और अगर आगे कुछ भी जाती, आप जानते हो उसको हम कहते हैं एस्पिरेशन, चाहे पानी चला जाए या कुछ एक तरह से कोई खाना, कोई भी चीज सॉलिड चीज चली जाए, एस्पिरेट कर लिया उसने, कहने का मतलब आगे चली गई। अगर ऐसा हो जाए तो आप समझ लीजिए कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, बहुत डेंजरस कंडीशन है। तो नेचर ने क्या दिया है, नेचर ने हमें खास तरह की प्रोटेक्शन, या हमें खास तरह की क्या दी है साहब, सुरक्षा दी है। क्या सुरक्षा दी है, आप खुद चाहो तो प्रैक्टिकल करके देखना। जैसे ही हम, सब पूरा ब्रेन मैनेज करता है, एट द टाइम ऑफ स्वेलोविंग, निगलने के समय, एपिग्लोटिस क्लोजेस द ओपनिंग, जो ओपनिंग थी उसने इसको क्या कर दिया, इस एपिग्लोटिस ने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। आप चाहो तो खुद करके देख लो। और बंद कर दिया, इसका मतलब, आप ध्यान से सुनना, आप खुद समझदार हो, इसका मतलब है आप अब इस समय रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हो। इसका मतलब एक तरह से उस समय के लिए टेम्पोररी एपनिया की सिचुएशन आ गई, कहने का मतलब रेस्पिरेशन क्या हो गया, सीज हो गया। आप खुद करके देख लो, जब आप निगल रहे हो उस समय आपका रेस्पिरेशन, ना हवा अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है, क्योंकि ओपनिंग क्या हो चुकी है, ओपनिंग हो चुकी है क्लोज, अब कोई ओपनिंग यहां पर मौजूद नहीं है।
इसका बेनिफिट क्या हुआ? इसका बेनिफिट सिंपल सा है कि एक तरह से सिंपल सा बेनिफिट है। वो बेनिफिट ये है कि साहब कोई भी चीज़ जो है वो आगे नहीं जाएगी। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से तो बड़े बूढ़े पहले कहते थे, बोला बेटा जब खाना खा रहे हो ना उस समय बात नहीं करना चाहिए। लेकिन आज की लाइफ इतनी बिजी हो गई हमारी कि खाना खा रहे हैं, बगल में अगर मोबाइल बज गया तो हमारे पास इतनी शांति या सब्र नहीं है कि साहब थोड़ी देर वेट कर लें। अब जैसे ही आप खाना खा रहे हो, मुंह में खाना है, आप ध्यान से सुने, अगर आपने बोलने की कोशिश करी तो बोलने का मतलब है एपिग्लोटिस खुलेगा। एपिग्लोटिस खुलेगा इसका मतलब कोई भी चीज अगर गले में है तो वो आगे जाने की कोशिश करेगी। अगर गलती से आगे चलेगी तो आप खुद महसूस करते हैं उस समय फिर जोर जोर से साहब हमें क्या लगती है, खांसी आने लगती है। हम बहुत जोर जोर से क्या करते हैं, खांसते हैं। खांसी क्या एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है, ताकि जो भी चीज अंदर गई है उसको कहाँ निकाला जाए, बाहर निकाला जाए, फोर्सफुल एक्सपायरेशन के जरिए जोर से सांस को बाहर निकाल करके, ताकि हमारे यहाँ पर किसी तरह का कोई डैमेज आगे जाकर के ना हो। तो ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, क्योंकि एपिग्लोटिस खुला रह गया। अब ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म कैसे आती है, ढंग से सुनना, इस फोटो को ध्यान से देखना। यहां पर एक और वर्ड लिखा हुआ है फॉल्स वोकल कोड, है ना साहब, ये फॉल्स वोकल कोड। क्लियर है? ये रे साहब, समझ गए होगे आप, ये सब फॉल्स वोकल कोड है। इनका काम क्या है? एक तरह से ये वोकल कोड फॉल्स क्यों कहा गया? क्योंकि इनका आवाज के अंदर कोई लेना देना नहीं है। इनका काम ये है कि गलती से अगर उस समय वो खाना जो है, क्योंकि अगर एपिग्लोटिस खुला रह गया और खाना नीचे आने लग रहा है तो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के जरिए इन फॉल्स वोकल कोड में सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और ये क्या करते हैं, इन वोकल कोड को क्लोज करवाने में हेल्प करते हैं, या ताकि कोई भी चीज आपका नीचे की तरफ ना जाए, और वही खांसी वाली मैकेनिज्म क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। नेचर ने सिस्टम दिया है यार, और इसी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, चीजें नहीं होती। और इनको प्रॉपर तरीके से देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, भूलना मत, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ब्रोंकोस्कोप। बहुत सी बार कोई चीज, कोई ट्यूमर है या कोई दिक्कत है, वोकल कोड के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, या नीचे अगर आपको ब्रोंकस को देखना है, ट्रेकिया को देखना है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई इंजरी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो जैसे एंडोस्कोप करते हैं पेट के लिए, वैसे ही रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए करते हैं ब्रोंकोस्कोप। देखिए डॉक्टर जो है पेशेंट के ब्रोंकोस्कोप इंसर्ट कर रहा है, सेम वही ट्यूब होती है, और उसी ट्यूब के अंदर वही, और कुछ नहीं साहब, वो क्या लगा रहता है, उसके आगे कैमरा लगा रहता है, और जैसे ही साहब वो अंदर आप इंसर्ट करते हो, वो पूरा आपको प्रॉपर व्यू दिखाता है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च मार लेना कि ब्रोंकोस्कोपिक व्यू ऑफ लैरिंग्स या ब्रोंकोस्कोपिक व्यू ऑफ ट्रेकिया, आपको वहां पर वोकल कोड भी दिख जाएंगे एक्चुअल में, कि वोकल कोड जो है वो दिखते कैसे हैं, आप एक्चुअल में वहां पर देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकोस्कोप के जरिए पूरा इसको देखा जाता है। तो लैरिंग्स एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है ना, मैंने क्या कहा फिर भी कह रहा हूँ, मेनली 3 कार्टिलेज को मत भूलना, चौथा तो खैर एपिग्लोटिस याद रखना ही है, थायराइड, क्रिकॉइड और अरेक्नॉइड। ठीक है ना, बाकी कॉर्निकुलेट, क्यूनिफॉर्म, है ना, उतना ज़्यादा आपको लोड लेने की आवश्यकता है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह